हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में आज की ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम अराउंड 50 MCQs क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें हेल्थ क्या होती है, तो किसी भी पर्सन की हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पर वो पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बिल्कुल फिट रहे। एंड अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो डिजीज़ एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर पर्सन के किसी फिजिकल बॉडी पार्ट में मेल फंक्शनिंग या डिसफंक्शनिंग होती है, यानी कि वो बॉडी पार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ और उनके पैथोजन जो बेसिकली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज टिटेनस। तो टेटनस की बात करें तो इसका जो पैथोजन है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई इज द नेम ऑफ द पैथोजन जो टिटनस डिजीज को कॉज करता है। अगर हम बात करें टिटनस की, तो टिटनस में हाई फीवर आता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलेरा। कोलेरा इट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरे। विब्रियो कोलेरे नाम का जो पैथोजन है ये कॉज करता है कोलेरा डिजीज़ को, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कोलेरा के सिम्टम्स की, तो कोलेरा के कुछ बेसिक जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, एंड इसके अलावा लेथार्जी, यानी कि एक तरीके से आलस टाइप का बॉडी में फील होता है ड्यूरिंग कोलेरा, लेथार्जिक बॉडी हो जाती है। देन आफ्टर दैट टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन नोन एज सैल्मोनेला टाइफाई। तो सैल्मोनेला टाइफिया इज द नेम ऑफ द पैथोजन जो टाइफॉइड को कॉज करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें टाइफॉइड के सिम्टम्स की, तो टाइफॉइड के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें हाई फीवर आता है, हेडेक होता है एंड स्टमक पेन होता है, ये कुछ सिम्टम्स हैं टाइफॉइड के। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द नेम ऑफ द पैथोजन जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो डिजीज हमने डिस्कस करनी है इट इज लेप्रेसी। लेप्रेसी की बात करें तो उसका जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द डिसीज इट इज माइकोबैक्टीरियम लेपरे, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो बेसिकली रेड पैचेस दिखाई देते हैं स्किन में, रेड या फिर कट पैचेस, छोटे छोटे पैचेस स्किन में बन जाते हैं, और इसके थ्रू जो सेंसेशन होती है जो एक नॉर्मल इंसान फील करता है वो कम हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा वीकनेस होती है हाथ और पैरों में। देन अगर हम बात करें निमोनिया डिजीज़ की, तो निमोनिया डिजीज़ का जो बेसिकली पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, इसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनिये। तो डिप्लोकोकस निमोनिये इज द नेम ऑफ द पैथोजन विच कॉजेज निमोनिया डिजीज, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो बेसिकली हाई फीवर आता है, इसमें कफ होता है एंड कफ एंड फीवर, बेसिकली हम कह सकते हैं कफ फीवर एंड पस एक तरीके से इंसान फील करता है ड्यूरिंग दिस निमोनिया डिजीज। नेक्स्ट है हमारा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज का जो पैथोजन है इट इज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये इज द नेम ऑफ द पैथोजन विच कॉजेज दिस डिजीज। नेक्स्ट है हमारा प्लेग। तो प्लेग डिजीज इज कॉज्ड बाय पेस्टुरेला पेस्टीज। तो पेस्टुरेला पेस्टीज इज द नेम ऑफ द पैथोजन ऑफ द डिजीज विच कॉजेज प्लेग ऑफ द पैथोजन विच कॉजेज प्लेग। तो प्लेग की बात करें तो इसमें भी हाई फीवर होता है, हेडेक होता है और वीकनेस होती है एक तरीके से इंसान को, और इसके अलावा पेनफुल लिम्फ नोड्स भी इंसान फील करता है ड्यूरिंग प्लेग। नेक्स्ट है हमारा वूपिंग कफ। वूपिंग कफ इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन हेमोफिलस पेरिटोसिस इज द नेम ऑफ द पैथोजन जो वूपिंग कफ को कॉज करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। द फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करें एरिस्टोटल, तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एंटोइन वैन लीवनहॉक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इसके अलावा
Leeuwenhoek is known as the father of microbiology, and Antoni Lavoisier is known as the father of chemistry. ये आपने ध्यान में रखना है. Lavoisier is known as the father of basically modern chemistry, and Leeuwenhoek is known as the father of microbiology. इसके अलावा माइक्रोग्राफिया नाम की जो एक काफ़ी फेमस बायोलॉजी की बुक है, इट हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट हुक. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो बेसिकली अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होता है या इमोशनली हेल्दी होता है. सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए थे. फिजिकल वेलबींग ऑफकोर्स हेल्थ में आता है, मेंटल वेलबींग हेल्थ में आता है, सोशल वेलबींग भी हेल्थ का पार्ट है, बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स दीज आर नॉट considered to be the part of a healthy person, या healthy person को basically genetic disorders नहीं होते हैं. While genetic disorders are the deficiencies or the defects, basically defects या deficiency होती हैं which the child inherits from the parents from birth, which affect the health of an individual. तो genetic diseases होती है जो कोई भी चाइल्ड को होती है, किसी भी बच्चे को होती है, उसके पेरेंट्स के थ्रू वो इनहेरिट करता है, यानी उसके पेरेंट्स के थ्रू उसमें वो डिजीज आई होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ये एक तरीके से मेल फंक्शनिंग है ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट निमोनिया. तो निमोनिया डिजीज प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टीका या फिर वैक्सीन दी जाती है. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि निमोनिकोकल वैक्सीन. तो निमोनिकोकल वैक्सीन इज गिवन इन केस ऑफ निमोनिया. निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, निमोनिया से बचाव करने के लिए इस वैक्सीन निमोनिकोकल वैक्सीन को दिया जाता है. निमोनिकोकल वैक्सीन इज अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया. इसके अलावा अगर हम बात करें साल्क वैक्सीन की, जो साल्क वैक्सीन BCG वैक्सीन एंड टैब वैक्सीन आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड रिस्पेक्टिवली. यानी कि साल्क वैक्सीन की बात करें तो साल्क वैक्सीन पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है. BCG वैक्सीन की बात करें तो BCG वैक्सीन एज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस TB, एंड टैब वैक्सीन की बात करें तो टाइफॉइड को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड फॉर निमोनिया इट इज निमोनोकॉकल वैक्सीन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया कॉमनली अफेक्ट्स विच एज ग्रुप. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिलो 5 ईयर्स. तो द चिल्ड्रन हु आर बिलो 5 ईयर्स, तो जो डिप्थीरिया डिजीज होती है ये इस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करती है. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें डिप्थीरिया के सिम्टम्स के बारे में, तो सोर थ्रोट और नेसल डिस्चार्ज, फीवर, ये कुछ सिम्टम्स हैं डिप्थीरिया डिजीज़ के. इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया ये एक बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ है, यानी डिप्थीरिया इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के कारण ये डिजीज फैलती है. ये आपने ध्यान में रखना है. और बेसिकली ऐसे बच्चों को होता है डिप्थीरिया जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक रहता है. सो डिप्थीरिया कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 5 ईयर्स. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, चिल्स विथ माइल्ड फीवर, तो हल्का बहुत फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, और हेडेक. ये कुछ सिम्टम्स हैं डिप्थीरिया डिजीज के. थ्रोट और टॉन्सिल शो ग्रे मेम्ब्रेन विच में स्प्रेड डाउन एंड कॉज hoarseness and difficulty in breathing. तो breathing in difficulty ये एक कॉमन सिम्टम है डिप्थीरिया डिजीज का. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लेप्रेसी डिजीज वॉज डिस्कवर्ड बाय whom. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैंसन. तो हैंसन वॉज द पर्सन जिसने लेप्रेसी डिजीज को डिस्कवर किया था. सो लेप्रेसी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंसन एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज. तो लेप्रेसी एक ऐसी डिजीज होती है जहाँ पर स्किन में रेड और व्हाइट कलर के कुछ पैचेस शो होने लगते हैं, जो हमने डिस्कस किया था. तो लेप्रेसी डिजीज को हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है. Other than that, Carl Joseph Ebert was the first person to discover typhoid. तो टाइफॉइड को डिस्कवर करने वाले पहले इंसान थे कार्ल जोसेफ एबर्ट. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम TB यानी ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था. एंड डॉक्टर जे लेवी अलॉन्ग विथ हिज ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ इन्होंने HIV नामक जो डिजीज है इसको डिस्कवर किया था. एंड HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो स्टडी होती है, इट इज डिफाइंड एज इम्यूनोलॉजी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अदर देन दैट, अगर हम बात करें इनकी एडवर्ड जेनर की, तो 1796 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी, जिन्होंने क्योंकि स्मॉल पॉक्स एक ऐसे डिजीज थे जिसने यूरोप की अराउंड 10% पॉपुलेशन और वर्ल्ड की अराउंड 20% पॉपुलेशन को डिक्रीज कर दिया था स्मॉल पॉक्स डिजीज ने। तो एडवर्ड जेनर इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक वैक्सीन को प्रिपेयर किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो बेसिकली इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल साइंस की। अदर देन दैट, अगर हम बात करें डिमिट्री इवानोस्काई, तो इज नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो डिमिट्री इवानोस्काई इज नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की बात करें तो वायरोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वायरसेस। तो वायरस और वायरस लाइक एजेंट्स की जो स्टडी होती है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं, एंड वायरोलॉजी के फादर है डिमिट्री इवानोस्काई। नेक्स्ट है एरिक अकैरियस। तो एरिक अकैरियस इज नोन एज द फादर ऑफ लिचिनोलॉजी। तो लिचिनोलॉजी की बात करें तो लिचिनोलॉजी बेसिकली जो लाइकेंस होती हैं, इसकी स्टडी को लिचिनोलॉजी कहा जाता है, लाइकेनोलॉजी, एंड इसके अलावा इसको मायोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, मायोलॉजी। सो इसके बाद जो लास्ट बचा है दैट इज फ्रांसिस्को रेडी। तो फ्रांसिस्को रेडी इज नोन एज द फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी। तो जो स्मॉल स्मॉल पैरासाइट्स होते हैं, जो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर लिविंग, तो जो पैरासाइटोलॉजी होती है इसके फादर है फ्रांसिस्को रेडी, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ रैबीज? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फियर ऑफ वाटर। तो रैबीज के टाइम पे जो पानी है उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, और इसलिए हम इसको हाइड्रो एंड द फियर ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, ये आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोफोबिया। और रैबीज के टाइम पे जो सिम्टम है इसका, ये है फियर ऑफ वाटर। सो रैबीज इज कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। तो रैबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। देयरफॉर फियर ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ रैबीज। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेस salivation, severe headache, alternating phases of excitement and depression. So these are some of the symptoms of rabies, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड जो है इट इज बेसिकली द फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR वैक्सीन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीजल्स मम्स रुबेला। तो मीजल्स मम्स रुबेला, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMR। अगर हम बात करें MMR वैक्सीन की, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो MMR वैक्सीन इज अ कंबाइंड वैक्सीन गिवन टू द बेबीज विद इन 12 to 15 months of their birth for the protection against measles, mumps and rubella virus. तो मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, दीज आर द वायरस कॉजिंग डिजीजेस। तो इन डिजीजेस से बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 12 से लेकर 15 महीने के होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए MMR वैक्सीन को दिया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जो MMR वैक्सीन है, इसे किसने, ये कब डिस्कवर हुई थी? तो बेसिकली 1960s के अराउंड हम मान सकते हैं ये वैक्सीन डिस्कवर हुई थी, जिसमें 1963 में मीजल्स की वैक्सीन डेवलप हुई थी। बेसिकली 1963 में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1967 की बात करें तो 1967 में मम्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन थी वो प्रिपेयर हुई थी, एंड 1969 में रुबेला के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर हुई थी, और तीनों को मिलाकर हम कहते हैं MMR वैक्सीन, यानी मीजल्स, मम्स एंड रुबेला वैक्सीन। तो ये आपने ध्यान में रखना है, और टुगेदरली इनको कंबाइंड वे में दिया जाने लगा फ्रॉम द ईयर 1971। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1980 में। तो 1980 में जो स्मॉल पॉक्स नाम की जो डिजीज़ है ये इरेडिकेट मतलब वर्ल्ड से एक तरीके से गायब हो गई थी, यानी ख़त्म हो गई थी, यानी इसका सॉल्यूशन हमको मिल चुका था। सो द लास्ट नोन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज in 1977. However, the world was declared smallpox free in the year 1980 by the World Health Organization. तो जो World Health Organization है यानी WHO, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में सिचुएटेड हैं, इसने वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री वर्ल्ड डिक्लेयर किया था 1980 में। जबकि जो लास्ट केस था स्मॉल पॉक्स का ये मिला था 1977 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा में सिचुएटेड हैं। और अगर हम बात करें 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATS इंजेक्शन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटी टेटेनस सीरम। तो एंटी टेटेनस सीरम इज द फुल फॉर्म ऑफ ATS विच इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन जो दिया जाता है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम टेटनस। So ATS stands for anti-tetanus serum injection. It should be administered within 48 hours of injury if the person has not had a tetanus shot in the past 5 years because Clostridium tetani enter in the blood through any wound or cut. तो बेसिकली जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, अगर किसी को लोहे से या फिर कुछ गहरा वाउंड या कट लग जाता है तो इन दैट केस टेटनस का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। सो बेसिकली अगर उसने लास्ट 5 ईयर्स में कोई टेटनस का इंजेक्शन नहीं लिया है तो उसे 48 आवर्स के अंदर ही टेटनस का इंजेक्शन देना ज़रूरी होता है, वरना जो वायरस होता है टेटनस का, जिसको क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई कहते हैं, वो बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू द वाउंड्स और कट, और जो बॉडी को काफ़ी तरीके से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीजनरेटिव डिजीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज नॉट अ काइंड ऑफ डीजनरेटिव डिजीज। अगर हम बात करें डीजनरेटिव डिजीजेस की, तो ये ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एज बढ़ने के साथ साथ होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो एफिशिएंसी का लेवल होता है, जितना एफिशिएंट जो इंसान होता है एज अ चाइल्ड होता है, वो कम हो जाता है। सो बेसिकली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज होती है जहाँ पर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फैट जमा हो जाता है एंड इट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर द हार्ट। सो अगर हम बात करें डिजनरेटिव डिजीजेस की, सो दीज आर द दोज डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय एजिंग रिजल्टिंग इन मेल फंक्शनिंग और डिक्रीज्ड एफिशिएंसी। सिंपली यहाँ पे होगा डिक्रीज एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन एंड एरिथ्रोक्लोरोसिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज, ये एग्जांपल है डिजनरेटिव डिजीज के, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जेनाइटल डिजीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है। अगर हम बात करें कॉन्जेनाइटल डिजीज को ईजी वर्ड्स में समझने की, तो देखिए ये ऐसी डिजीजेस होती हैं जो किसी भी बच्चे को होती हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, क्योंकि जो जीन में जो अरेंजमेंट होता है, जो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। यानी हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जीन डिफेक्ट के कारण जो डिजीजेज होती हैं बच्चे को फ्रॉम चाइल्डहुड, उसको कहते हैं हम कॉन्जेनाइटल डिजीजेज। और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। कॉन्जेनाइटल डिजीज आर कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर बर्थ ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और जीन म्यूटेशंस और डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट। तो जब बच्चा मॉम की वॉर्म में होता है तब से ही उसको ये डिजीजेस लग जाती हैं। अगर हम गॉइटर एंड क्वाशर-ओरकर की, तो देखिए गॉइटर ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एंड क्वाशी-ओरकर की बात करें तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। सो आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वाइल ट्यूमेटॉइड अरेथ्रिटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी इम्यूनिटी के एक तरीके से डेफिशिएंसी, एक तरीके से कमी के कारण ये डिजीज होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Let's move towards the next question now. How are infectious diseases transmitted?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शियस डिजीजेस का ट्रांसमिशन होता है। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीजेस की तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के एग्जांपल की बात करें तो डेंगू हो गया इसका एग्जांपल, इबोला वायरस। बेसिकली वायरस कॉजिंग जो डिजीजेस होती हैं वो मैक्सिमम टाइम पर इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं। एंड कोविड-19 की बात करें तो वो भी एक काइंड की इन्फेक्शियस डिजीज ही थी। एंड अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो infectious diseases are transmitted from one person to another by droplet infection। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने छींक दिया, हमने कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस किया था। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन की डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ऐसी डिजीज़ फैलती हैं। एनिमल, अगर किसी एनिमल को हो और उसने बाइट कर दिया तो उस केस में भी ऐसी डिजीज़ फैलती हैं फ्रॉम द एनिमल टू द पर्सन, कॉन्टेक्ट विद द सॉइल और बाय द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। तो ये है कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉजेज डिजीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिएशंस। तो बेसिकली जो रेडिएशंस होती हैं दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस। क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा ये टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। वायरस हो गया, ये भी डिजीज कॉजिंग होते हैं। एंड फंजाई, दीज आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। अगर हम बात करें रेडिएशंस की तो सिंपल रेडिएशंस कोई डिजीज कॉज नहीं करती हैं। रेडिएशंस आर फिजिकल एजेंट्स दैट cause disease along with electricity, pressure, heat, cold, etc. And mycoplasma, virus and fungi are the biological agents or the pathogen that cause virus diseases। तो बेसिकली अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, वायरस और फंजाई की तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हमें यहाँ पे पूछा है जो डिजीज कॉज करते हैं। अगर रेडिएशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडिएशन से कोई डिजीज कॉज नहीं होती है, बट स्टिल अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, हीट और कोल्ड के कारण हमें जो डिजीज़ है वो कॉज हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैंसर। तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी ये इन्फेक्शियस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता है। कैंसर ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ द मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी सबसे खतरनाक, सबसे घातक एक रोग माना जा सकता है कैंसर को। इन 2017 9.6 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू हैव डाइड फ्रॉम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर। तो 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो 9.6 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कैंसर। वाइल एड्स इज द मोस्ट फेटल infectious disease affecting nearly about 36.9 million people worldwide. Diabetes and obesity are also non-infectious disease but are not fatal in most of the cases because diabetes and obesity ये भी non-infectious होती हैं पर उतनी ज़्यादा fatal नहीं होती हैं like cancer and AIDS, and cancer is the most fatal non-infectious disease। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे वॉज द पर्सन जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, सो ही डिस्कवर्ड सेल, यानी फर्स्ट डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल की तो एवी लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। एंड कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। तो कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। मेन 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो A, B and O, these are the 4 main types of blood groups, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर की तो O is considered to be the universal donor and यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो AB is the universal acceptor, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एंड इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने डिफ्यूजन को भी डिस्कवर किया था। देयरफॉर जो डिफ्यूजन होता है उसको ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जाना जाता है।
So next question, excessive bleeding during an injury is the deficiency of, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण जब भी किसी पर्सन को चोट लगती है तो ब्लड नहीं रुकता है इजीली, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वो जल्दी नहीं हो पाती है। तो बेसिकली जो विटामिन के की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनॉन, एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। एक ही अगर हम साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, बी की बात करें तो B1 की बात करें तो थायामिन, एंड ई की बात करें तो ई का है टोकोफेरॉल। इसके अलावा डी की बात करें विटामिन डी के साइंटिफिक या केमिकल नेम की तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं एड्स एंड कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा। और इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती हैं बिकॉज ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। इन्फेक्शियस डिजीजेज आर डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स, एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स लिव इन एंड आर बॉडीज। दे आर नॉर्मली हार्मलेस और इवन हेल्पफुल। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं पर वो हेल्पफुल होते हैं, दे आर हार्मलेस। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम पैथोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ द पेशेंट्स विथ पेप्टिक अल्सर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे लोगों को होते हैं जिनके पेट में अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड व्हेन द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है हमारी बॉडी का उसको डैमेज कर देती है लाइनिंग, एंड तो जो अल्सर, पेप्टिक अल्सर होता है, ये जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। दिस कॉजेज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक। इसकी वजह से स्टमक में ब्लीडिंग भी हो सकती है। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोजन कॉजेज निमोनिया डिजीज, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे कॉज करता है निमोनिया डिजीज को, ये आपने ध्यान में रखना है। निमोनिया के अगर हम बेसिकली सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर एंड नोजिया, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। इसके अलावा भी हम काफ़ी सिम्टम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे कॉजेज निमोनिया डिजीज। इसके अलावा टाइफॉइड जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो है सैल्मोनेला टाइफाई। इन्फ्लुएंजा जो वायरस कॉज करता है उस वायरस का नाम है मायक्सो वायरस इन्फ्लुएंजे। एंड वूपिंग कफ, इट इज कॉज्ड बाय हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। वूपिंग कफ की बात करें तो इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, काली खांसी। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस इज द नेम ऑफ दिस पैथोजन जो वूपिंग कफ को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, goiter and the enlarged thyroid gland are mainly diagnosed in patients with deficiencies of which of the following minerals? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण गोइटर होता है और enlarged थायराइड ग्लैंड होता है हमारा, वो उसका साइज भी बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। एंड बेसिकली ये होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ iodine in the body. So iodine deficiency is most common cause of goiter. The body needs iodine to produce thyroid hormone. Produce करने के लिए body को चाहिए होता है. If we do not have enough iodine in our diet, then the thyroid gets larger to try and capture all the iodine it can. So it can make the right amount of thyroid hormone. तो basically जो हमारा thyroid gland होता है इसको thyroid hormone को बनाना होता है. In case अगर इसे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है यानी कमी होती है आयोडीन की, तो ये बॉडी से जितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है आयोडीन वो करने लगता है, और जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिजीजेस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इनकरेक्ट?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथलीट्स फूट यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ मैच किया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जो एथलीट फूट होता है ये एक टाइप की फंजाई कॉज करती है, फंगी और फंजाई कॉज करती है। एड्स की बात करें तो ये वायरस से होता है, एंड एंथ्रेक्स की बात करें तो बैक्टीरिया से होता है, एंड एबोला ये एक टाइप का वायरस कॉज करता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में है अ फंगल डिजीज इलनेस कॉल्ड एज एथलीट्स फुट, जिसको टीनिया पेडिस भी कहा जाता है, टिपिकली स्टार्ट्स बिटवीन द टोज, और ये टोज के बीच में होती है ये डिजीज। एथलीट्स फुट, पीपल हु वेयर टाइट फिटिंग शूज एंड हैव एक्सट्रीमली स्वेटी फीट फ्रीक्वेंटली गेट एथलीट्स फुट। A scaly rash that typically itches, stings and burns is one of the symptoms of this disease. तो एथलीट्स फुट में बेसिकली जलन होती है टोज के बीच में, और ऐसे लोगों को जो काफ़ी टाइट शूज़ पहन लेते हैं और उनको स्वेटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनको एथलीट फुट नाम की ये डिजीज़ होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे एड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें एड्स के फुल फॉर्म की, तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स जो डिजीज़ होती है ये कौन सा वायरस कॉज करता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, ये एड्स को कॉज करते हैं, एंड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। Next question, which vaccine is given to prevent pneumonia? So I think we have already discussed this question. Option C will be the correct answer. Pneumococcal vaccine दी जाती है निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो निमोनोकॉकल वैक्सीन इज अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। साल्क वैक्सीन की बात करें तो साल्क वैक्सीन दी जाती है फॉर पोलियो, प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, BCG फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड टैब वैक्सीन फॉर टाइफॉइड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने एक बार बेसिकली जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग निमोनिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लड इन फिकस। तो ब्लड इन फिकस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निमोनिया, क्योंकि निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं वो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एल्वियोलाई। तो जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, लिप्स और नेल्स ब्लूइश दिखने लगते हैं। कौन सी डिजीज में? निमोनिया में, ये आपने ध्यान में रखना है। फीवर नॉर्मल रहता है निमोनिया में, एंड चिल्स होते हैं बॉडी में, ये आपने ध्यान में रखना है। निमोनिया अकर्स ड्यू टू द accumulation ऑफ फ्लूइड इन द alveoli। इसके सिम्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हेडेक, कफ, और लिप्स और जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश टर्न हो जाते हैं। हाउएवर ब्लड इन फीकस डज नॉट अकर इन निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डर्मेटिटिस। तो डर्मेटिटिस इज अ डिजीज जो फंजाई, जो एक टाइप का पैथोजन है, ये कॉज करता है। फंगल डिजीजेस आर ऑफन कॉज्ड बाय फंजाई दैट आर कॉमन इन द एनवायरमेंट। फंगल डिजीजेस इन द लंग्स आर ऑफन सिमिलर टू अदर इलनेस सच एज फ्लू और ट्यूबरकुलोसिस। तो फ्लू और ट्यूबरकुलोसिस की तरह ही फंगल डिजीजेस लंग्स को अफेक्ट करती हैं। कॉमन फंगल डिजीजेस की बात करें तो अगर हम इनको डिस्कस करें तो ये हैं, एस्परगिलोसिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई कॉजिंग डिजीज। इसके अलावा प्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, कैंडिडा ऑरिस एंड डर्मेटिटिस। तो बेसिकली इस वाले जो ये डिजीज है, जस्ट फॉर फन, बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हैं जिनके लास्ट में एस आ रहा है, दीज आर मेनली द फंजाई कॉजिंग डिजीजेस। Next question, but it is not all the time, just I am giving you a hint. Next question, diphtheria commonly affects, we have already discussed this question, so let's skip this. So नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काली खांसी इज द कॉमन नेम ऑफ विच डिजीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ का जो दूसरा नाम है वो है काली खांसी, कहा जाता है इसे। वूपिंग कफ इज कॉमनली नोन एज काली खांसी। टेटनस, लिशमेनिया एंड टाइफॉइड आर कॉमनली नोन एज लॉकजॉ। देखिए टेटनस का दूसरा नाम क्या है? लॉकजॉ, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लॉकजॉ इसका दूसरा नाम है। वूपिंग कफ काली खांसी हो गया। लिशमेनिया की बात करें तो लिशमेनिया को कहा जाता है काला जर, एंड टाइफॉइड की बात करें तो एंटेरिक फीवर इसका अदर नेम है, जो आपको ध्यान में रखना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। टीबी की बात करें तो बैक्टीरिया कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, फंगल इन्फेक्शन फंजाई एंड मलेरिया प्रोटोजोआ कॉज करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है और बेसिकली ये मेल्स में देखी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। विटामिन ए की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इन इट्स मोर सिवियर फॉर्म्स विटामिन ए डेफिशिएंसी contributes to blindness by making the cornea very dry, thus damaging the retina and the cornea. तो रेटिना और कॉर्निया को बेसिकली डैमेज कर देती है, आईज काफ़ी ज़्यादा सोर होने लगती हैं इन दिस डिजीज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पोलियो इरेडिकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 27 ऑफ मार्च 2014 को ऑफिशियली जो पोलियो डिजीज थी ये इंडिया से इरेडिकेट हो गई थी। सो ऑन 27 मार्च 2014 the World Health Organization declared India a polio-free country. पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम began internationally in 1988। तो कब स्टार्ट हुआ था पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम? 1988 में इंटरनेशनली हुआ था और इंडिया में 1995 में हुआ था। एंड 2014 तक इरेडिकेशन ऑफ पोलियो was seen in our country. Next question, which of the following is the combined vaccine given to the children for the protection against tetanus, whooping cough and diphtheria? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन जहाँ पे D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, P स्टैंड्स फॉर पर्ट्यूसिस, फॉर यानी वूपिंग कफ से रिलेटेड है, एंड T स्टैंड्स फॉर टेटनस। तो ये DPT वैक्सीन दी जाती है बच्चों को टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम टेटनस, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया। DPT इज द कंबाइंड वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेटनस, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया। D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस यानी वूपिंग कफ से रिलेटेड, एंड T स्टैंड्स फॉर टेटनस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। DPT वैक्सीन शुड बी गिवन विद इन 6 वीक ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। तो बेबी के बर्थ के 6 वीक तक 6 वीक से पहले ही ये वैक्सीन बच्चे को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म टाइफाइड फीवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाइडल टेस्ट। तो टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको वाइडल टेस्ट कहा जाता है। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द टाइफाइड फीवर। शिक टेस्ट की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है टू कंफर्म डिप्थीरिया। Pap smear test is used to detect cervical cancer, and the Torquinet test is used to diagnose the dengue fever. तो ये कुछ टेस्ट हैं, यानी पैप स्मीयर टेस्ट ये किस लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर, यानी जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है पैप स्मीयर टेस्ट। एंड टॉर्क्विनेट टेस्ट जो किया जाता है डेंगू फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैडमियम। तो कैडमियम जो एक एलिमेंट है ऑफ अ पीरियोडिक टेबल जो नेचर में पाया जाता है जिसका सिंबल होता है CD, कैडमियम। एंड तो कैडमियम जो डिजीज कॉज करता है इसको कहते हैं इटाई, ये आपने ध्यान में रखना है। सो basically cadmium causes itai disease. It was recognized in Japan 1960s में recognize किया गया था कि कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है और ये D ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये कॉज करता है इस डिजीज को। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। So osteomalacia with severe bone pain is a symptom of itai disease का ये common symptom है, and it is also a cause of renal tubular failure। तो renal tubular failure जो किडनी में होता है बेसिकली इसका कारण भी ये डिजीज़ ही है जो कैडमियम से होती है। कैडमियम से इटाई डिजीज़ होती है। देखिए बेसिकली कैडमियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और उसका प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट और द कंपनीज, और जिसकी वजह से इसे पानी में एक तरीके से डिस्चार्ज कर दिया जाता है विदाउट ट्रीटिंग इट प्रॉपरली। तो जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है कैडमियम के थ्रू बॉडी में, जिसकी वजह से रीनल ट्यूबुलर फेलियर हो सकता है। एंड जो
ऑस्टियोमेलेशिया जैसी डिजीज है वो होती हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज निकनेम्ड एज टाइफॉइड मैरी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैरी मेलन। मैरी मेलन शी वॉज नोन एज टाइफॉइड मैरी, ये आपने ध्यान में रखना है। मैरी मेलन वॉज निकनेम्ड एज टाइफॉइड मैरी। ये क्लासिक केस था मेडिसिन का जिसमें हमने देखा था कि जो मैरी मेलन थी वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन, यानी कि खाना बनाती थी, और इनको टाइफॉइड फीवर था काफ़ी समय से, और इनको पता नहीं था कि इनको टाइफॉइड फीवर है। और टाइफॉइड फीवर जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो फैलती है, तो खाने के थ्रू ये काफ़ी सालों तक जो टाइफॉइड फीवर है वो फैलाती रही, तो इसलिए इनको टाइफॉइड मैरी के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेंगी और डेंगू इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस। तो डेंगू वायरस कॉज करता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस एंड द मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। तो मॉस्किटो के थ्रू ये हमारी बॉडी में आता है। द डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एज एडिस इजिप्टाई। तो एडिस इजिप्टाई जो एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, ये कॉज करती है डेंगू डिजीज को, एक तरीके से एज अ कैरियर वर्क करती है। एंड the dengue mosquitoes are found everywhere, both inside and outside the house, and generally bite during the daytime. These mosquitoes are found to be at the peak of their activeness at the dawn and the dusk. तो सुबह या शाम के टाइम पे ये अपने पीक पीरियड पे होते हैं ये मॉस्किटोज। ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हमें जानना है कि एडिस इजिप्टाई इज द फीमेल मॉस्किटो जो इस डिजीज़ को कॉज करती है, एज अ कैरियर वर्क करती है, और बेसिकली वो वायरस को कैरी करती है, और वो वायरस हमारी बॉडी में डेंगू फीवर कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनमाटर डिजीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल्स ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मर्करी। तो मर्क्यूरी ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी होता है। देखिए अगेन इट इज़ द केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज मर्करी जैसी चीज़ों को विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट नदियों में डिस्चार्ज कर देती हैं, ओशन सीज में डिस्चार्ज कर देती हैं, और ऐसे फिश जिनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मर्करी होता है, अगर ह्यूमंस उनका इनटेक करते हैं तो उनको मिनामाटा या मिनमाटा जैसी डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायरल डिजीज कॉजिंग पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पेट्रॉइड ग्लैंड इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मम्स। तो मम्स में जो हमारा पेट्रॉइड ग्लैंड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। मम्स इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस. This disease causes severe swelling of petroid gland. Other symptoms include fevers, chill, loss of appetite यानी भूख का कम हो जाना, खत्म हो जाना, and difficulty in swelling. तो ये कुछ symptoms हैं मम्स के, और ये कॉज करती है, जो मम्स डिजीज है ये वायरस कॉज करते हैं, और बेसिकली उस वायरस का नाम है पैरामाइक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइफॉइड। तो टाइफॉइड के टाइम पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने लगता है, यानी कि एक तरीके से हमारी जो इंटेस्टाइन यानी हमारी आंत होती हैं उनमें एक तरीके से छोटे छोटे होल्स बनने लग जाते हैं। परफोरेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ टाइफॉइड। द पर्सन कैन ऑल्सो ब्लीड टू डेथ, देयरफॉर टाइफॉइड इज कॉल्ड एज अ फेटल डिजीज, यानी डेथ कॉजिंग डिजीज माना जाता है टाइफॉइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायरस। तो चिकनगुनिया जो एक डिजीज है ये वायरस कॉजिंग डिजीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। अगेन ये मॉस्किटो बाइट के कारण होती है, मॉस्किटो एज अ कैरियर वर्क करता है इन दिस चिकनगुनिया डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a fungal infection that affects the skin, hair or nail? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एथलीट्स फूट। तो एथलीट्स फूट एक फंगल डिजीज है, हमने डिस्कस किया था, और इसके कारण जो हमारे पैर होते हैं, हमारी स्किन होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एथलीट्स फूट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर हम बात करें शिगेलोसिस की, तो ये एक बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है। एंड इन्फ्लुएंजा वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स ये एक वायरस कॉजिंग डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
So next question, name the antibiotic that is most effective for the treatment of typhoid. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इज द नेम ऑफ द डिजीज, इज द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक जो दी जाती है इन द केस ऑफ टाइफॉइड. ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है इस एंटीबायोटिक को. टाइफॉइड की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफॉइड नाम का बैक्टीरिया इस डिजीज को कॉज करता है. सिप्रोफ्लॉक्सिसिन अ फ्लूरो quinolone, it is a first drug of choice that is safe and effective for the treatment of typhoid fever. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी टीबी. तो ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है. BCG स्टैंड्स फॉर बैसिले कैलामिटे गुरीन. इट इज द वैक्सीन फॉर टीबी. टीबी के लिए वैक्सीन है BCG. TB disease is caused by Mycobacterium tuberculosis. तो Mycobacterium tuberculosis इस disease को cause करता है. Tuberculosis usually attacks lungs. तो lungs को basically affect करता है ये disease tuberculosis. BCG vaccine was first considered by World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization in its 13th report. तो 13th रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्ट कमेटी थी, तो इसकी ऑन बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन इसकी 13th रिपोर्ट में जो हु था उसने BCG को डिक्लेयर किया था एज अ प्रॉपर वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेस डिसेंट्री. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिगेला. तो शिगेला बैक्टीरिया डिसेंट्री कॉज करता है हमारी बॉडी में. तो डिसेंट्री इट इज अ बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज. डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला बैक्टीरिया. इट इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. तो गंदा पानी या गंदे खाने से ये डिजीज होती है. डिसेंट्री कॉज्ड बाय शिगेला इज ऑल्सो नोन एज बेसिलरी डिसेंट्री और शिगोलोसिस. तो शिगोलोसिस या फिर बेसिलरी डिसेंट्री से कहा जाता है. शिगेला इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. इसका शेप होता है रॉड शेप्ड एंड अंडर द एटर्नोबैक्टीरिया सीए फैमिली. तो इसकी फैमिली का नाम है ऑफ बैक्टीरिया विच इज एंटेरोबैक्टीरिया सीए फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन विथ H5N1 लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि बर्ड फ्लू. तो बर्ड फ्लू जो है ये इन्फेक्शन कॉज होता है विद द H5N1 virus. Bird flu is caused by this virus. So the virus of bird flu is known as H5N1. अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू की तो इसके वायरस को H1N1 कहा जाता है. ये आपने ध्यान में रखना है. इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा फ्लू दैट कॉजेज highly infectious severe respiratory disease in birds. In humans, it can be treated by taking antiviral medicine called as oseltamivir. स्वाइन फ्लू के बैक्टीरिया की बात करें तो H1N1 है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. HIV का जो बैक्टीरिया है HIV एड्स वायरस इज कॉज्ड बाय HIV एंड फाउल कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है ऑफ बर्ड्स कॉज्ड बाय पेस्टुरेला मल्टीकोलोरेसिस. ये नेम है बैक्टीरिया का जो बर्ड्स में कॉज करता है फाउल कोलेरा को. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.